हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे सेल्स के बारे में। ठीक है कि सेल और बैटरी क्या होते हैं, फिर अगर कई सेल हैं तो उनको किस तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, फिर अगर उन सेलों को आपस में कंबाइन करते हैं तो फिर उनका नेट ईएमएफ क्या आता है, नेट रेजिस्टेंस क्या आता है, फिर हम देखेंगे यहाँ से जो करंट होगा वो करंट कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल की कि सेल क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें सेल की तो हम बोलते हैं कि सेल एक ऐसी डिवाइस है, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बात समझ में आ रही है? सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये चीज़ें हम मतलब इनको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर बात करें तो कुछ चीज़ें और जाननी होती हैं सेल और बैटरी के बारे में, तो वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अबाउट सेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेल, और इसी को बोल देंगे बैटरी। ठीक है, अपन एक्चुअल में यहाँ बैटरी पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो सेल या बैटरी एक ही नाम दे दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बैटरीज की बात करें तो बैटरी में क्या होता है कि एक मतलब बैटरी की डिज़ाइन अब देखिएगा, ये कुछ ऐसे होता है ये। ठीक है, इसे अपन बोल दें ए और इसे हम बोल दें बी, और यहाँ पे देखिए ये जो सेल है इसको ई से डिनोट किया जाता है। ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये स्मॉल आर होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ई की बात करें तो ई को बोला जाता है ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ये बोला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉल आर की बात करें तो स्मॉल आर को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बोला जाता है। ठीक है, ये बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका ए और बी जो है तो हम इसे बोलते हैं वी ए माइनस वी बी। इसे हम हाई पोटेंशियल पे ले लेंगे, इसे लो पोटेंशियल पे ले लेंगे तो हम बोलते हैं वी ए माइनस वी बी, और माइनस वी बी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वी टी। इसी को बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट? टर्मिनल वोल्टेज, ये बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेल के बारे में कुछ बातें थीं। अब देखिए, अगर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ये होता है ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब देखिए, अगर इनको बोला जाए तो ये होता है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कंबाइन फॉर्म में बोले जाते हैं सेल और बैटरी। इनको कंबाइन फॉर्म में बोलते हैं बैटरी। बात समझ में आ रही है? ये होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कंबाइन फॉर्म में होते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है बैटरी। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम क्या करते हैं, सेल को सर्किट में जोड़ देते हैं। ठीक है, सर्किट में जोड़ने के बाद देखते हैं कि करंट कितना फ्लो होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हमारी हेडिंग है सेल इन सर्किट। अब यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए जैसे क्या है कि एक ये आप देख रहे हैं सेल और बैटरी, ये रही। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, ये इसे हम मान लेते हैं ए और ये है बी। इसे स्मॉल आर बोल दें, इसे ई बोल दें और इसे कैपिटल आर बोल दें। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, कैपिटल आर को बोला जाता है लोड रेजिस्टेंस। इसे ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस या इससे बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये भी नाम होता है। इसे हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब देखिए आर को तो आपने देखा ही था, आर को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बोला जाता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ई जो था ये हमारा ई है, इसे बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। वी ए माइनस वी बी को बोला जाता है वी टी, और यही होता है टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज इसे बोल देते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये सारी चीज़ें आप समझ गए तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस की या आर इक्विवेलेंट की, तो अब देखिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा। देखिए ये रेजिस्टेंस और ये छोटा वाला रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? आर प्लस स्मॉल आर, इस तरीके से निकलेगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि आई, मतलब यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है, मान ले रहे हैं कि आई फ्लो हो रहा है, तो इस पूरे के पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखना चाहते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू होता है वी आर, सॉरी इसे हम लिख सकते हैं वी नेट, या फिर नेट ईएमएफ बोल सकते हैं। तो इसे हम बोल दें नेट ईएमएफ, इसे हम ऐसे बोल दें नेट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं, अपॉन नेट रेजिस्टेंस ये बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब हम टोटल ईएमएफ की बात कर रहे हैं और टोटल या नेट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, अगर हम नेट रेजिस्टेंस नेट ईएमएफ की बात करें तो बैटरी एक ही है, मतलब ईएमएफ एक ही है, तो ये होगा ई। तो आई इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे ई अपॉन में नेट रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट की बात करें तो आर प्लस आर है, तो ये आ जाएगा आर प्लस आर, ठीक है। ये आ गया हमारा इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। तो ये करंट हमें मिल गया, ठीक। अब देखिए ये चीज़ अगर हमें मिल गई, अगर हम कभी हमसे ये पूछे कि बताइए यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, अगर हमसे कभी पूछ दे कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो हम मान लें कि पोटेंशियल यहाँ का V होगा, और V डिफाइन करने को बोल दे तो किस तरीके से V डिफाइन करते हैं आप उसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि पोटेंशियल बताइए, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, तो यहाँ से फ्लो होने वाला या पास होने वाला करंट आई है, यहाँ का रेजिस्टेंस आर है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। अगर हम आई की बात करें तो आई हमारा दे रखा है ई अपॉन आर प्लस आर, तो यहाँ पे हम रख देंगे ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया, इनटू ये कैपिटल आर है, तो ये हमारा कैपिटल आर, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू ये आ गया, मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ये होगा। इतनी बात ये भी समझ में आ गई, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें और है उसे भी अपन ध्यान रखते हैं, जैसे समझिएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर यहाँ का पोटेंशियल पूछता है तो पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम आई की बात कर लें तो हमसे कुछ कंडीशंस पूछेगा। जैसे अगर हम ई की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अगर हम ई की बात कर रहे हैं कि जो ईएमएफ ऑफ सेल है, इसे हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मतलब आपने एक बैटरी ले रखी है तो बैटरी तो आपका कांस्टेंट होगा ना, तो बैटरी तो कांस्टेंट होगी। अगर हम आर की बात करें यानी स्मॉल आर की बात करें तो ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि जो बैटरी है बैटरी के अंदर ये इंटरनल रेजिस्टेंस पाया जाएगा ना, तो ईएमएफ भी कांस्टेंट है और आर भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल आर की। तो देखिए ये हमारा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। लेकिन आपका जो लोड रेजिस्टेंस है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि ये अपने हाथ में होता है, ठीक है। बैटरी को आप या तो 20 वाट के बल्ब से जोड़िए या 50 वाट के बल्ब से जोड़िए, तो देखिए 20 वाट का जो बल्ब होता है उसका रेजिस्टेंस कुछ और होता है, 50 वाट का बल्ब जो होता है उसका कुछ रेजिस्टेंस अलग होता है।
तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किससे जोड़ रहे हैं बैटरी को। तो देखिए जैसे मतलब जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, उसको हम वेरी करा सकते हैं। तो जो आपका लोड रेजिस्टेंस है ये वेरी कर सकता है, ठीक है, मतलब इसको हम वेरी करा सकते हैं। तो अगर लोड रेजिस्टेंस को हम वेरी करा दें, मतलब हम आर की वैल्यू को वेरी करा दें, तो आप बताइए आई वेरी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो करंट है यानी कि आई है ये भी वेरी करेगा, ठीक है, तो ये भी वेरी करेगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए कुछ और भी बातें कर लेते हैं। ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट रहने वाला है, इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाला है, लोड रेजिस्टेंस हमारे ऊपर डिपेंड कर सकता है, मतलब हम वेरी करा सकते हैं। अगर लोड रेजिस्टेंस को हमने वेरी करा दिया तो यहाँ से जो करंट है करंट भी वेरी कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो थोड़ी सी बातें और है उसे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आई, तो अगर हमसे कभी बोल दे कि मैक्सिमम करंट बताइए कि सर्किट में कब फ्लो होगा, कब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, अगर हमसे ये पूछ दे तो देखिए हम बोलेंगे कि फॉर मैक्सिमम करंट। अगर हम मैक्सिमम करंट की बात करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो लोड रेजिस्टेंस है यानी कैपिटल आर है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए। जो लोड रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए तो यहाँ पे आई मैक्स मिलेगा, ठीक है। अगर आई मैक्स मिलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन, अब ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस को हमने ज़ीरो मान लिया है तो ज़ीरो प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई अपॉन आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो यहाँ से मैक्सिमम करंट मिला, आई मैक्स मिला, आई मैक्स की जो वैल्यू होगी आपकी वो हो जाएगी ई अपॉन स्मॉल आर के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा वो कांस्टेंट होगा। मैक्सिमम करंट जो मिलेगा वो आपका कांस्टेंट होगा। अब आप खुद सोचिए कि क्यों कांस्टेंट होगा। देखिए जो बैटरी का ईएमएफ है ये तो कांस्टेंट है ना, अगर ये कांस्टेंट ये है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो अगर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या आई कांस्टेंट नहीं होगा? आई कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसे हम हटाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसमें ये कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ये एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ा गया है और यहाँ से एक और रेजिस्टेंस है जो इस तरीके से जोड़ा गया है, एक रेजिस्टेंस और है जो ऐसे जोड़ा गया है, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ा गया है, ये रेजिस्टेंस है इसे इस तरीके से जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इसको एक बैटरी के थ्रू जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको एक बैटरी के थ्रू हम जोड़ रहे हैं और इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, बैटरी का ईएमएफ है ई, और ये जो रेजिस्टेंस दिया गया है इनमें सबकी वैल्यू आर के बराबर है। मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ पे भी आर है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। मतलब हमसे आई की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये हमने देखा था व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो हमने वहाँ पे ये बात की थी कि अगर 5 रेजिस्टेंस हमें दिखता है तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। मतलब सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज चेक कैसे करते हैं कि इसका रेशियो, इसका रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाता है तो फिर हम इस वाले रेजिस्टेंस को रिमूव करा सकते हैं। और आप खुद देख लीजिए, अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो R अपॉन R 1:1, R अपॉन R 1:1, मतलब इनका रेशियो आपस में बराबर है। अगर इनका रेशियो आपस में बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है।
ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो हम इसे रिमूव करा सकते हैं, तो इसे हमने रिमूव करा दिया। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिएगा, अगर हम इसे रिमूव करा दें तो क्या रिमूव कराने के बाद कुछ ऐसा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो गए। तो अगर हम बात कर लें कि इनकी जो सीरीज़ में R इक्विवेलेंट आएगा, R1 आएगा, तो R1 की वैल्यू क्या दिस प्लस दिस होगा, मतलब R प्लस R ये आ जाएगा 2R के बराबर। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में है, तो इनकी जो इक्विवेलेंट आएगा इसे हम R2 मान लेते हैं, तो R2 की भी वैल्यू आ जाएगी R प्लस R, तो ये आ जाएगा R प्लस R यानी 2R के बराबर ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए ये भी 2R, ये भी 2R, तो अब हम इसे इरेज अगर करा के 2R का दो रेजिस्टेंस बना दें, एक तो रेजिस्टेंस ये हो गया 2R का, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ से ऐसे बना दें, ये रेजिस्टेंस भी 2R का है। तो अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड है। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड होते हैं तो उनका R इक्विवेलेंट निकालते हैं और इनका हम R इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि इन दोनों का R इक्विवेलेंट ये है। ठीक है, तो अब समझिएगा यहाँ पे, अगर हम इस R इक्विवेलेंट की बात करें तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड है, और अगर पैरेलली कंबाइंड है तो इनका R इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से निकलता है, इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे दिस, तो 1/2R ये आ जाएगा, प्लस 1/दिस यानी कि 1/2R ये आ गया। तो देखिए 1/2R इज़ 2/2R ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/R। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से देखिए 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R के बराबर है, तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी क्या R के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे इसको हम पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, मतलब अगर हम इन दोनों को हटा दें तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है, इन दोनों का इक्विवेलेंट R के बराबर आया है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों का इक्विवेलेंट R के बराबर आया है। अब अच्छे से समझिएगा, इन चीज़ों को अब हम हटा दें, हाँ हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमसे I पूछा था, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? EMF अपॉन, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं नेट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, हम ये बोलेंगे। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस देखिए दोनों सीरीज में कंबाइन है। अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन देखा होगा तो ये ठीक है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट डैश मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट R डैश के बराबर मान लेते हैं, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा दिस प्लस दिस, यानी R प्लस स्मॉल r ये आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो I इज इक्वल्स टू EMF किसके बराबर है? E के बराबर। तो E अपॉन R इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू आप देख रहे हैं R प्लस R के बराबर है, और यहाँ से हम देख लिए कि जो फ्लो होने वाला करंट है वो E अपॉन R प्लस R के बराबर है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। ठीक है, कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ये चीज़ हम देखेंगे। टर्मिनल वोल्टेज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है अब ये देखेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग लिखेंगे हाउ टू डिटरमाइन टर्मिनल वोल्टेज। तो हमारी हेडिंग है हाउ टू डिटरमाइन टर्मिनल वोल्टेज। ये है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा आप, जैसे एक रेजिस्टेंस आपका ये रहा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस रहा, यहाँ से हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ा इस तरीके से, ये रहा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं लोड रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, EMF E है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आप ये बताइए कि टर्मिनल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसे आप A मान लीजिए और इसे आप B मान लीजिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि करंट यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है,
और टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो हम पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं ए से बी तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पाथ ए टू बी, पाथ ए टू बी, तो हम लेंगे पाथ ए टू बी, ठीक है। हम ऐसा मान ले रहे हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है आई फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करंट जाएगा आई और ऐसे करंट जाएगा आई और ये करंट जाएगा आई, तो ये हो गया ए बी और इसे हम मान लेते हैं सी डी, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज हमने देखा था कि टर्मिनल वोल्टेज इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता था, ठीक है। तो हम लिखेंगे, देखिए ए से बी जा रहे हैं, मतलब हम पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं ए से बी तक, तो ए से बी तक तो ये हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा, मतलब वी ए माइनस ये लो पोटेंशियल पे हो जाएगा, तो वी बी इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो बैटरी का सबसे पहला टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई माइनस, अब माइनस की प्लस ये पता नहीं, लेकिन अब देखिए ई हो गया। अब देखिए हम जा रहे हैं इधर से इधर की तरफ, लेकिन करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगर आई आर की बात करें तो यहाँ पे आई और ये रेजिस्टेंस है आर, तो अब देखिए हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आई आर बोलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका निकल के आता है टर्मिनल वोल्टेज, क्या निकल के आता है, टर्मिनल वोल्टेज, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमको दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे और यहाँ से बस इस तरीके से ये जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज बताइए, ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज बताइए, ये आपका ई है और ये स्मॉल आर है। तो अब देखिए करंट इसी तरीके से फ्लो होगा, करंट ऐसे ही जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा ये, और फिर करंट जो है वो इस तरीके से जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे फिर से कि पाथ ए टू बी, फिर से हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हाई पोटेंशियल पे ए होगा तो वी ए माइनस लो पोटेंशियल पे बी होगा तो वी बी इज इक्वल्स टू, अब देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो ई माइनस कर देंगे, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, ये इधर, और यहाँ से आ जाएगा आई आर, स्मॉल आर है तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से आई और स्मॉल आर ये हो गया, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं इसमें और चीज़ें, तो आप उन चीज़ों को भी ध्यान से अब देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं इसमें करंट, कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो देखिए I इज इक्वल्स टू, बात करेंगे नेट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये बात करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू नेट EMF की वैल्यू E के बराबर है, अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो केवल एक ही रेजिस्टेंस है, वो भी इंटरनल, ठीक है, तो अपॉन लिख देंगे R, बात समझ में आ रही है। तो I इज इक्वल्स टू E अपॉन R, यानी इसमें फ्लो होने वाला करंट है, बात ठीक है। अब इसको इसमें पुट करें तो हम लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E माइनस, अब देखिए I की वैल्यू की बात करें तो I की वैल्यू है E अपॉन R के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E अपॉन R इंटू ये स्मॉल r, ये पहले से है, R से R कैंसल हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि VA माइनस VB की वैल्यू आ रही है E माइनस E, और E में से E घटाएंगे तो क्या बचेगा, ज़ीरो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कि VA माइनस VB की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि VA इज इक्वल्स टू VB, ये बोल सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल में ये होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर में हम बोलते हैं कि हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, मतलब इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो इस टर्मिनल का भी होगा, वो इस टर्मिनल का भी होगा, और वो इस टर्मिनल का भी होगा, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या डाल सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं
कि अब सेलों को किस तरीके से कंबाइन किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक से ज़्यादा सेल हों तो उनको हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, अब हमको ये देखना है, ठीक है। तो हमारी हेडिंग होने वाली है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों को किस तरीके से कंबाइन किया जाए अपने को ये देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर सेलों के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो हम सेलों को कंबाइन कर सकते हैं सीरीज में, पैरेलली कंबाइन कर सकते हैं और मिक्स्ड फॉर्म में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलों को हम नॉर्मली 3 तरीके से कंबाइन करते हैं। एक होता है इन सीरीज और दूसरा होता है हमारा इन पैरेलल, तो इन पैरेलल, और तीसरा हम कंबाइन कर सकते हैं मिक्स्ड यानी कि इन मिक्स्ड, ठीक है। इस तरीके से हम सेलों को कंबाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर सेलों को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो नेट ईएमएफ क्या होता है, नेट ईएमएफ क्या मिलेगा। फिर अगर बात करेंगे करंट की तो करंट क्या मिलेगा, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी ये। फिर हमसे बात करेगा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आर इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और तीनों में देखनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए अब हम सेलों को जोड़ेंगे सीरीज में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारा इन सीरीज। इसमें देखिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी फॉलो करना होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेलों को अगर सीरीज में कंबाइन करना है तो उसमें से नेट ईएमएफ, आर इक्विवेलेंट और करंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज़ को हम प्रॉपरली देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम इसे सीरीज में कंबाइन करवा रहे हैं सेलों को, तो ये एक सेल रहा, दूसरा ये सेल रहा, तीसरा आपका ये सेल रहा, और ऐसे करते करते हम मान लीजिए कि n सेलों को हमने कंबाइन किया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि सेलों को कब कंबाइन करना सही रहेगा और कब कंबाइन करना घाटे का सौदा होगा। यहाँ का ईएमएफ मान लेते हैं E1, यहाँ का मान लेते हैं E2, यहाँ का मान लेते हैं E3 और यहाँ का मान लेते हैं EN, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ का R1 और यहाँ का R2, ये है R3 और ये रेजिस्टेंस है आपका RN, ठीक। और ये आपका लोड रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R है। तो अब देखिए अगर हम बात करें कि अगर सीरीज़ में सेल्स इस तरीके से गिवन है तो इनका जब नेट निकालते हैं तो इन सभी के सम के बराबर होता है, ठीक है। इन सभी के सम के बराबर होता है और ये तभी होता है जब देखिए जब सेलों को जोड़ना, मतलब तभी हम जोड़ सकते हैं प्रॉपरली जब किसी भी सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। तो इस तरीके से जब सेल जुड़े होते हैं तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ई नेट और ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो इन सभी के सम के बराबर होगा, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरीके से करते करते प्लस EN, और इस तरीके से हम सारे सेल्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमसे कभी पूछ ले कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, तो देखिए नेट इंटरनल अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो R नेट लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो सेल्स हैं वो सीरीज़ में है, ठीक है। सेल्स जो हैं वो सीरीज में हैं और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी ही सीरीज में ही कंबाइन है। तो इस टाइम हम ये जानते भी हैं कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं
तो हम बोलते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn ये आएगा हमारा नेट, ठीक है। तो हम बोलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से करते करते प्लस Rn, और ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगर ये आ गया, अब हम बात कर लेते हैं टोटल रजिस्टेंस की या टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, ठीक है। टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस की अगर बात करें तो देखिए टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस किस तरीके से आएगा, हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखिए अगर हम इनकी बात करें तो ये सभी के सभी रजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन है। अगर इसके साथ की बात करें तो ये जो लोड रजिस्टेंस है वो इसके साथ भी सीरीज में ही कंबाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये चीज़ कि R प्लस, मतलब देखो या तो सबका ये इक्विवेलेंट ले लो या फिर ऐसे बोल दो कि R नेट प्लस ये R, ठीक है। R नेट की अगर बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे करते प्लस Rn, और ये हमारा आ जाएगा प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो ये आएगा हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए एक कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद करंट निकालते हैं। हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि लेट E1 इज इक्वल्स टू E2, और ये सभी के सभी रजिस्टेंस आपस में बराबर हैं, इज इक्वल्स टू En, और ये बराबर हैं E के, ठीक है। और इसके बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि जो R1 है वो R2 के बराबर है, R3 के बराबर है, और ये हम मान लेते हैं कि Rn ये सभी बराबर हैं और ये स्मॉल r के बराबर हैं, ठीक है। मतलब ये सभी रेजिस्टेंस जो गिवन है इनका जो r है वो आपस में बराबर है और उसको r के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कि अगर सभी EMF आपस में बराबर हों तो हम बोलेंगे एक बार E, दो बार E, तीन बार E, चार बार, पाँच बार, छः बार, सात बार। तो अगर n टाइम्स होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे NE के बराबर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इन सभी का हमने बोला कि E आपस में बराबर है। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी 1 टाइम R, फिर इसको जोड़ेंगे 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरीके से अगर n टाइम है तो n बार, यानी कि n R के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनके बराबर जो है वो NR है प्लस कैपिटल R, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम नेट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो NR प्लस कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा आ गया है, इसको हम लिख सकते हैं E नेट, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ये तो हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आया है इसको हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट, ठीक है। बाकी सब अब हम हटाते हैं और हम अब देखना चाहते हैं कि यहाँ पे सॉरी नहीं, ठीक है, ठीक क्या है, यहाँ पे E नेट की वैल्यू जो है वो N टाइम E के बराबर है। R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो इस कैपिटल R प्लस NR के बराबर है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं करंट कि इस सर्किट में कुल कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं करंट की। तो अब यहाँ पे समझिएगा I इज इक्वल्स टू नेट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, ये चीज़ हम लिखेंगे। नेट EMF की बात करें तो ये होगा NE के बराबर अपॉन में, अगर R इक्विवेलेंट की बात करें तो R प्लस NR ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें फ़्लो होने वाला करंट कितना है। तो फ्लो होने वाला करंट है NE अपॉन R प्लस NR के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा नेट आ गया। अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा जो I की वैल्यू आई है वो आई है NE अपॉन R प्लस NR, ये आया, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन रजिस्टेंसों को कब जोड़ना सही है और कब ख़राब है, ठीक है। तो देखिए कुछ केस मान के चलते हैं। केस फर्स्ट ये मान रहे हैं कि जो कैपिटल R है वो NR से बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब इन सभी इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसकी तुलना में
ये कैपिटल R बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आती है तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि जो NR है वो इसके सामने लगभग 0 के बराबर है, हम ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो जब ये चीज़ हम बोलेंगे तो I जो मिलेगा वो आ जाएगा NE/R प्लस NR के प्लेस पे लगभग 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा NE/R। अब यहाँ पे आप समझिएगा, N कॉमन ले लेते हैं, E/R कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये I आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, बात ये है कि इसमें से किसी एक बैटरी को और लोड रेजिस्टेंस ले लो, किसी एक बैटरी को। तो एक बैटरी को जब हम लेंगे तो एक बैटरी ये आएगी, लोड रेजिस्टेंस ये होगा, यहाँ से जो करंट मिलेगा ये स्मॉल r हम बोल देते हैं कि ये दिया है, ये है और ये कैपिटल R है, ठीक है। यहाँ से हम जानना चाहते हैं कि करंट कितना फ्लो होगा, तो जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी E/ इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r ये आ जाएगा, ये करंट आ जाएगा। लेकिन बोला गया है इसमें कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r है, समझिएगा हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, इनका, तो फिर इसको अच्छे समझिएगा। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो स्मॉल r है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू लोड रेजिस्टेंस, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर, तो I की वैल्यू आ जाएगा E/R, ठीक है। मतलब ये है कि अगर एक बैटरी से I करंट मिल रहा है, एक बैटरी से जो करंट मिल रहा है वो E/R के बराबर मिल रहा है, तो अगर इस टाइप की बहुत सारी बैटरीज को जोड़ दें या N बैटरीज को जोड़ दें तो जो करंट मिलेगा वो एक बैटरी से मिलने वाले करंट का N टाइम होगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो फिर सभी बैटरीज को सीरीज में जोड़ना फ़ायदे का सौदा होता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझिएगा। तो अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं केस सेकेंड को, और हम बोल देते हैं इस बार कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी NR है वो बहुत बड़ा है कैपिटल R यानी लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि I, यहाँ पे समझिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लोड रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है, तो हम बोल देंगे कि इनके सामने ये बच्चा यानी 0 के बराबर है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। तो I की जो वैल्यू आएगी वो आएगी NE/0 प्लस NR, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी NE/NR, N से N कैंसिल हो जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी E/R, ठीक है, E/R आ जाएगा। अब यहाँ से आप समझिएगा, यहाँ से फिर से हम मान लेते हैं कि तुम बहुत छोटे हो, तो जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू मतलब कैपिटल R की वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। तो 0 के बराबर हो जाएगी तो इसे 0 मान लेंगे। जब इसे हम 0 मान लेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो स्मॉल r आएगा। तो देखिए एक बैटरी से मिलने वाला करंट E/R है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब बहुत सारी या n बैटरीज को आपस में कंबाइन कर रहे हैं तब भी करंट E/R के बराबर मिल रहा है। तो एक बैटरी से जितना करंट मिल रहा है उतना ही करंट n बैटरी से मिल रहा है। तो क्या इस तरीके का कॉम्बिनेशन फ़ायदा हो, इस तरीके के कॉम्बिनेशन से कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर लोड रेजिस्टेंस बहुत छोटा है एज़ कंपेयर टू दिस, तो हम उस टाइम बहुत सारी बैटरीज को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पे बैटरीज को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है और वहाँ से नेट ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वहाँ पे जो करंट मिलता है वो करंट कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं इन पैरेलल। अब बैटरीज को हम पैरेलली कंबाइन करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बैटरी था वो ये, ठीक है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, फिर इसको ऐसे कर देते हैं, फिर ये,
एक दूसरी बैटरी है वो इस तरीके से, एक दूसरी बैटरी ये रही और इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, ये इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से n बैटरीज़ हैं, बहुत सारी बैटरीज़ हैं, और n बैटरीज़ हैं, बहुत सारी का मतलब n बैटरीज़ हैं, और इन बैटरीज़ को हमने इस तरीके से कंबाइन किया। फिर यहाँ से एक हम लोड रेजिस्टेंस जोड़ दे रहे हैं, ठीक, लोड रेजिस्टेंस जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे समझिएगा, जो बैटरी गिवन है इसका EMF E1 E2 E3 अपन नहीं लेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस से ये बाहर है, ठीक है। हम यहाँ पे लेने वाले हैं E, यहाँ पे भी लेंगे E, यहाँ पे भी लेंगे E, लोड रेजिस्टेंस R है। हाँ, अगर हम ये ले रहे हैं तो यहाँ का ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो गया, ठीक है। अब एक बात आप समझिएगा, अगर हम इनके नेट EMF की बात करें तो आप सभी EMF को जोड़ेंगे, मतलब इस तरीके से जोड़ेंगे कि उनका जो नेट EMF आएगा वो एक EMF के बराबर होगा। तो आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम नेट EMF की बात कर रहे हैं तो जो नेट EMF की वैल्यू आएगी, यानी कि E नेट की जो वैल्यू आएगी वो एक बैटरी के समान होगा, ठीक है। मतलब एक बैटरी के EMF के बराबर होगा इन सभी का नेट EMF। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो इसे देखिए, स्ट्रांगली मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इसे आप याद रखें कि अगर बैटरीज को पैरेलली कंबाइन कर रहे हैं तो सभी बैटरीज का जो EMF आएगा वो यही आएगा, ठीक है, एक बैटरी के EMF के बराबर आएगा। लेकिन सभी बैटरीज आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ये भी बात है। अब हम बात कर रहे हैं इनके नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की, इसे हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। तो देखिए, R इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो सभी के सभी रेजिस्टेंस क्या है? बराबर, और ये पैरेलली कंबाइंड है। तो पैरेलली कंबाइंड है तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकलता है कि 1 अपॉन, ये निकलेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक बार R प्लस 1 अपॉन ये R प्लस इसी तरीके से करते करते 1 अपॉन ये R, ठीक है। ये टोटल n बैटरीज हैं, n रेजिस्टेंस हैं, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, ये है। तो 1 अपॉन R, दूसरा जोड़ेंगे तो 2 अपॉन R, तीसरा जोड़ेंगे 3 अपॉन R, तो ये टोटल n है। तो यहाँ पे जब n रेजिस्टेंस को इस तरीके से जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा n अपॉन R के बराबर। तो यहाँ से जब इसको पलटेंगे यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो R अपॉन n के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया है। अब हम बात कर रहे हैं नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ठीक है। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो हम यहाँ पे बोलने वाले हैं R इक्विवेलेंट, मतलब हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब देखिए अगर इन सारी रेजिस्टेंसों को जोड़ दिया जाए तो एक रेजिस्टेंस बड़ा है और उसका इक्विवेलेंट R बाई N के बराबर है। इन सभी को जोड़ने के बाद अगर देखा जाए तो ये इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब जो एक ये बना है उसके साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में हम क्या बोल देंगे कि R इक्विवेलेंट प्लस R, ये बोल देंगे। R इक्विवेलेंट की वैल्यू है R बाई N प्लस R, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि जो नेट EMF अपना है यानी कि ई नेट की वैल्यू दे रखी है E के बराबर, ठीक है। यहाँ पे अगर R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट आपका दे रखा है, देखिए यहाँ पे R अपॉन N प्लस R के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे करंट, और करंट देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि I इज इक्वल्स टू नेट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, ये अपन बोलने वाले हैं, ठीक है। तो
तो देखिए I इज इक्वल्स टू, अगर नेट EMF की बात करें तो ये E की वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे E अपॉन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू देखिए R अपॉन N प्लस R ये दे रखा है। तो देखिए ये तो आ गया करंट, मतलब यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है ये अपने को मिल गया। लेकिन अब कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को देखा जाए कि कब बैटरीज को पैरेलली जोड़ना सही है और कब सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे बोलेंगे केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में ये बोलने वाले हैं कि इफ़ कैपिटल R यानी लोड रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन R बाई N, तो अगर ये हम बोल दें तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो R बाई N की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट में 0 के बराबर है, हम ऐसा ही बोलेंगे। तो अब इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू E अपॉन, अब देखिए R बाई N की वैल्यू लगभग 0 के बराबर प्लस R, तो ये आ गया E अपॉन R के बराबर। ठीक है, तो हमारा जो करंट आया है वो आ गया है E अपॉन R के बराबर। और हमने अभी देखा था कि अगर अपने पास एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी इस तरीके की हो, और यहाँ पे हमने देखा था कि ये R और ये स्मॉल r और ये EMF है, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट कर देते थे, 0 के बराबर मान लेते थे। तो जो यहाँ से करंट मिलता था अपने को ये E अपॉन R के बराबर मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमें बैटरीज को पैरेलली जोड़ना सही नहीं है, मतलब पैरेलली जोड़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी बैटरीज को जोड़ने के बाद भी हमें करंट उतना ही मिल रहा है जितना एक बैटरी से मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि अगर ये कंडीशन है तो इस तरीके से बैटरीज को पैरेलली जोड़ना सही नहीं है। अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, और केस सेकंड हमारा ये दे रखा है कि अगर R बाई N की अगर वैल्यू कैपिटल R से बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू लोड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है वो इसके तुलना में बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके सामने 0 होगी, और इस टाइम जो करंट मिलेगा I इज़ इक्वल्स टू E, तो हम रखेंगे E अपॉन, अब देखिए R बाई N तो होगा प्लस R की वैल्यू क्या है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, तो यहाँ से हमारा आ गया है E अपॉन R अपॉन N, और N ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से मिलेगा N E अपॉन स्मॉल r के बराबर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं N E अपॉन स्मॉल r। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, फिर से अपन समझें तो ये हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस है, ये अपने पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी EMF है, और ये है। तो यहाँ से जो करंट मिलेगा, अब यहाँ पे समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बड़ी है। ठीक है, मतलब R की वैल्यू जो है स्मॉल r की वो कैपिटल R से बहुत बड़ी है, मतलब कैपिटल R की जो वैल्यू है वो लगभग 0 के बराबर है, तो यहाँ पे I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन स्मॉल r के। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत छोटा है, ठीक है, तभी बैटरीज को पैरेलली जोड़ना सही है, अदरवाइज जोड़ना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत छोटा है इनकी तुलना में, तो हम बहुत सारी बैटरीज को अगर जोड़ते हैं, यानी कि अगर n बैटरीज जुड़ी हों, तो वहाँ पे जो हमें करंट मिलेगा वो 1 से n टाइम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसे कॉपी करिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग है हमारी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखिएगा, जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, इसमें से देखिए ये है एक बैटरी, ठीक है, और इस बैटरी से एक दूसरी बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है, इससे एक तीसरी बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है ये, ठीक है,
और इससे बहुत सारी बैटरीज इस तरीके से जोड़ी गई हैं। ये हो गया। उसी तरीके से फिर से एक बैटरी ऐसे जोड़ी गई है, फिर दूसरी बैटरी इस तरीके से जोड़ी गई है, तीसरी बैटरी इस तरीके से जोड़ी गई है, और इस तरीके से बहुत सारी बैटरी जोड़ी गई हैं। और ये रहा ये, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बीच में भी मान लेते हैं बहुत सारी बैटरी जिस तरीके से जोड़ी गई थी, और यहाँ पे ये एक बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, ऐसे करते करते बहुत सारी बैटरी ऐसे भी जोड़ी गई हैं, ठीक है। और इनको कुछ इस तरीके से कंबाइन किया गया है। आप बस क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बैटरी को कंबाइन किया गया है, फिर एक लोड रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस है आपका। यहाँ पे ईएमएफ ई, सबका ईएमएफ ई के बराबर है, ठीक है। ये भी ई है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी के सभी ये है, ठीक है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये भी स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये देखिए सभी के सभी स्मॉल आर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, हम ये बोल दे रहे हैं कि नंबर ऑफ बैटरी जो इसमें है वो n है, यानी कि नंबर ऑफ बैटरीज कितनी है n। अगर हम इस नंबर ऑफ रोज़ की बात करें तो हम बोलने वाले हैं कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो m के बराबर है, ठीक है। मतलब m रो इस तरीके से है। तो अगर बात करें यहाँ पे कि एक बैटरी का जो ईएमएफ मिलेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ईएमएफ यानी इसका, इस एक का नेट ईएमएफ यानी ई नेट की अपन बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने देखा था कि जब बैटरीज को सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो सबका सम होता है, और अगर सभी बराबर हैं तो ये ईएमएफ आएगा एन ई के बराबर, ठीक है। अब देखिए जितनी बैटरीज यहाँ पे हैं उतनी बैटरीज यहाँ पर हैं, उतनी बैटरीज यहाँ पर हैं, ठीक है। मतलब ये सभी जो बैटरीज हैं वो n बैटरीज हैं, तो सभी का जो ईएमएफ आएगा वो एन ई के बराबर आएगा। लेकिन हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था कि यहाँ का अगर ईएमएफ बराबर है तो हम ये बोलते हैं कि किसी एक ईएमएफ के बराबर ही सबका नेट आ जाएगा। मतलब हम ये बात करने वाले हैं कि अगर सभी का नेट ईएमएफ देखा जाए, अगर सभी का नेट ईएमएफ यानी कि हम बोल सकते हैं कि सभी का नेट ईएमएफ यानी कि ई नेट, इसे हम डैश बोल दें, तो इसकी वैल्यू भी एन ई के बराबर ही होगा। इसे भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, यही होगा, ठीक है। अब चलिए इसकी तो बात हो गई। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो किसी एक के लिए बात करते हैं आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? एन आर के बराबर होगा। ये सबको आप सबको पता है, ठीक है, कि अगर एक में आर इक्विवेलेंट देखा जाए, पैरेलल ये जो कॉम्बिनेशन सीरीज में जो कंबाइंड है एक, तो एक का जो नेट आएगा वो एन आर के बराबर आएगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे एन आर, यहाँ पर एन आर, यहाँ पर एन आर इस तरीके से हैं, तो ये सभी के सभी रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसे हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट डैश, ये लिख देंगे। तो 1/, अब बात देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना है 1/NR लिखेंगे, प्लस में इसका ओवरऑल कितना है 1/NR, ये भी है प्लस में। ऐसे करते करते अगर इसका ओवरऑल देखा जाए तो 1/NR ये भी होगा। लेकिन बात है कि ये इस तरीके से m है, मतलब जो ये नंबर ऑफ रोज है वो m है, तो हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से m है, तो m/NR के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R इक्विवेलेंट डैश की जो वैल्यू है
वो एक्चुअल में N/M के बराबर होगा। जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, N/M के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे अब हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकल के आएगा, तो अगर इन सभी का सम किया जाए तो एक रेजिस्टेंस बनेगा जिसका इक्विवेलेंट ये है, बस उसी में ये सीरीज में कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R इक्विवेलेंट डैश प्लस कैपिटल R, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी N/M प्लस कैपिटल R, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट यानी कि R इक्विवेलेंट अगर इसे लिख दिया जाए तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो N/M प्लस R के बराबर आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम निकालना चाहते हैं करंट, कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसमें कितना करंट फ्लो होगा हम ये देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लें। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें टोटल ईएमएफ की बात करें तो ओवरऑल ईएमएफ यानी कि ई नेट डैश की बात कर रहे हैं, तो ई नेट डैश की वैल्यू NE के बराबर आई है, ठीक है। अगर हम बात करें R इक्विवेलेंट की, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है N/M प्लस कैपिटल R, ये आया है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं करंट की, तो I इज इक्वल्स टू लिखेंगे नेट ईएमएफ अपॉन R इक्विवेलेंट, ये हम लिखेंगे, ठीक है। नेट ईएमएफ की बात करें तो ये NE है, अगर R इक्विवेलेंट की बात करें तो N/M प्लस R, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि ये N क्या है, ये नंबर ऑफ बैटरीज हैं, ठीक है। M क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, कितने रो दिए गए हैं, ये वो चीज़ दिया गया है। R यहाँ पे है लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे E है EMF, R क्या है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये सारी बातें समझ में आई कि अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, सभी का EMF बराबर है, सभी का यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में सभी बराबर हैं, तो इस तरीके से करंट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ बातें और अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे हमसे एक बात करता है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कि यहाँ से जो पावर जनरेट होगा वो मैक्सिमम कितना पावर जनरेट होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे हेडिंग लिखने वाले हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। अगर कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे बोलने वाले हैं कि नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर आ जाता है, हो जाता है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस समय मैक्सिमम पावर देखने को मिलता है। तो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R दिया गया है। और अगर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR/M दिया गया है, तो NR/M, और यही कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर की, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रहेगी। चलिए अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको कोई फिर भी डाउट होता है तो आप 1 से 2 बार ज़रूर इसको रिवर्स करके देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर ये चीज़ हो गया तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमको दिया गया है एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप इसी फॉर्मूले पे बेस्ड वर्क करिए। जैसे आपको दिया गया था I इज इक्वल्स टू NE/NR/M प्लस R, ये दिया गया था, ठीक। यहाँ पे सारी चीज़ें हमें पता है। N क्या था, नंबर ऑफ बैटरीज
ये था। अगर हम बात करें m की तो ये था नंबर ऑफ रोज, ये था। r हमारा था लोड रेजिस्टेंस, r क्या था, लोड रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगर स्मॉल r की बात करें तो स्मॉल r अपने को दिया गया था इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये सारी चीज़ें गिवन थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ये हमारे पास एक ऐसी ईएमएफ और ये एक रेजिस्टेंस, ये फिर से एक और है, ये इस तरीके से, और इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि ये क्या चीज़ है। तो सॉरी, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये आपका E है, ये भी E है, स्मॉल r और ये कैपिटल R। हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें बताइए करंट कितना फ्लो होगा, हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। अपन यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर n की बात करें तो कितने बैटरीज दिए गए हैं, 2 बैटरीज, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब बात करें रोज़ कितने दिए गए हैं, तो एक ही है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। तो I की जो वैल्यू आएगी ये NE, तो NE है, तो N के प्लेस पे 2 और E के प्लेस पे E अपॉन NR, तो N के प्लेस पे 2 और R के प्लेस पे R। अब M की वैल्यू दी गई है 1 प्लस कैपिटल R, तो यहाँ से आ जाएगा 2E अपॉन 2R प्लस कैपिटल R, और यही हो जाएगा इसमें फ्लो होने वाला करंट। मतलब इसमें इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगा वो इतने के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ये है, और यहाँ से एक और इस तरीके से दिया गया है, और इससे एक लोड रेजिस्टेंस इस तरीके से कंबाइन किया गया है। ये R है, E है, स्मॉल r, यहाँ पे E है, ठीक है। हमसे ये बोल रहा है कि लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा, ये करंट बताइए। अब आप ये बताइए N की वैल्यू कितनी है, क्या एक आपको दिख रही है, क्योंकि बैटरीज कितने इस तरीके से हैं, एक ही बैटरीज हैं, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। लेकिन M नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2, क्योंकि बैटरी देखिए यहाँ पे बैटरी नहीं है, तो नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए I की बात करें तो I इज इक्वल टू NE, N की वैल्यू 1 है और इंटू E अपॉन NR, तो N के प्लेस पे 1, स्मॉल r के प्लेस पे R अपॉन M, और M की वैल्यू है 2 प्लस लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया। तो ये आपका आ गया E अपॉन, अब देखिए E अपॉन R/2 प्लस कैपिटल R, और यही हो गया फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आई। तो चलिए अब एक चीज़ लास्ट में और समझेंगे अपन, ठीक है, और इसे आप कॉपी करिए, लास्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। और लास्ट हमारा ये दिया गया है कि अगर बहुत सारी बैटरीज हैं और उन सभी बैटरीज में कुछ बैटरीज ऐसी हैं जो उल्टा जोड़ दी गई होती हैं, ठीक है, रिवर्स जोड़ दी गई होती हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप बच्चों सभी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हमसे बोल रहा है कि बहुत सारी बैटरीज सीरीज में इस तरीके से कंबाइन की गई हैं, ये बहुत सारी बैटरीज हैं और इनमें से कुछ बैटरीज उल्टा कंबाइन की गई हैं, रिवर्स, ठीक है, ऐसे। फिर आपका ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ऐसे इस तरीके से बहुत सारी बैटरीज कंबाइन की गई हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका नेट ईएमएफ कितना आएगा, ठीक है। ये स्मॉल r, ये भी,
ईएमएफ आपका ई दे रखा है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एन बैटरीज थी। कितनी बैटरीज थी? एन बैटरीज थी, ठीक है। हमसे नेट ईएमएफ पूछ रहा है, तो मान लेते अगर ऐसा, पहले समझिएगा कि मान लीजिए इसमें से सबसे पहले कि कोई भी बैटरीज उल्टा नहीं है। तो कोई भी बैटरी उल्टा अगर नहीं है तो हम ई नेट की अगर बात करेंगे तो अगर ये एन बैटरीज हैं तो क्या एन ई के बराबर होंगे? बात समझ में आ रही है? एन ई के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम अब बात करें, देखिए बैटरीज उल्टा जुड़ी हों या बैटरीज सीधा जुड़ी हों, ठीक है, लेकिन अगर हमसे आर इक्विवेलेंट की बात करता है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एन आर के बराबर ही होगा, ठीक है। बैटरी चाहे कैसे भी जुड़े हों लेकिन सीरीज में हों तो जो आर इक्विवेलेंट अपने को मिलेगा एन आर के बराबर मिलेगा, ठीक है। अब समझिएगा, हम मान लेते हैं लेट एक्स बैटरीज आर कंबाइंड रिवर्स। अब समझिएगा, मान लेते हैं कि इसमें से एक्स बैटरीज जो हैं वो रिवर्स कंबाइन हो तो जो नेट है वो कितना बचेगा? तो देखिए अगर रिवर्स कंबाइन करते हैं तो एक बैटरी का इफेक्ट ख़त्म नहीं होता है, दो बैटरी का इफेक्ट ख़त्म होता है। जैसे समझिएगा कि अगर ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, मतलब इससे लड़ भिड़ के ये मर जाएगा, ठीक है। तो अगर एक बागी होता है तो दो को लेके जाता है, ठीक है, मतलब हत्या कर देता है इसकी भी, इसका भी इफेक्ट ख़त्म, ऐसे समझिए। तो एक को उल्टा जोड़ते हैं तो कितने का इफेक्ट ख़त्म होता है? दो का। तो अगर x उल्टा जोड़ेंगे, अगर x बैटरीज उल्टा जोड़ेंगे तो कितने का इफेक्ट ख़त्म होगा? 2x का इफेक्ट ख़त्म होगा, ठीक है, 2x का इफेक्ट ख़त्म होगा। अब समझिएगा, मान लीजिए कि 10 अपने पास बैटरीज थी, अगर दो बैटरी उल्टा जोड़ दी गई, दो बैटरी उल्टा जोड़ दी गई तो एक्चुअल में इफेक्ट कितने का ख़त्म होगा? 2 × 2, मतलब ये 2 और ये। मान लीजिए कि 3 बैटरीज को हमने उल्टा जोड़ दिया तो कितनी बैटरीज का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा? तो 2 × 3 आप लिखेंगे, यानी कि 6 बैटरी का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि नेट इफेक्ट बताइए, नेट ईएमएफ बताइए, तो क्या आप 10 में से 6 घटाएंगे? तो अगर रिमेनिंग इफेक्ट की बात करें तो क्या 4 से इफेक्ट मिलेगा? बात मेरी समझ में आ रही है कि 10 है, 10 में से 3 बैटरीज को हमने उल्टा जोड़ दिया तो कितने का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा? 6 का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए कितने बैटरीज का इफेक्ट रहेगा? तो हम 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 का इफेक्ट बचेगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर हम बात करें कि रिमेनिंग ईएमएफ की अगर बात करें तो इसे हम मान लेते हैं ई नेट डैश। तो ई नेट डैश की जो वैल्यू आएगी, क्या इसमें से इसको आप घटा देंगे तो हम लिखेंगे एन ई -2x और ये बचेगा हमारा इफेक्ट, ठीक है, मतलब ये हमारा बचेगा ईएमएफ का इफेक्ट। तो हम बोलेंगे कि ये बचेगा और इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर खैर इसमें आपको कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि अगर एक रिवर्स करते हैं तो 2 जाता है, 2 रिवर्स करेंगे तो 4 जाएगा, 4 रिवर्स करेंगे तो 8 का इफेक्ट ख़त्म करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्क, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें पढ़ना है कि किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि अगर किसी रजिस्टेंस से अगर करंट पास होता है तो कितने समय बाद, यानी कुछ समय बाद कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।